टुडे एवरीवन, जैसे इन प्रीवियस क्लास या प्रीवियस लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसमें हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर्स देखे डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग, पी टाइप और एन टाइप। तो बच्चों क्या होता है, जो पी टाइप और एन टाइप है वो इंडिविजुअली इसका इतना यूजेस नहीं है। तो इसका यूजेस कब होता है, जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे पी एन जंक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, कोई भी पी वाला सेक्शन अगर हम एन के साथ जोड़ते हैं तो जहाँ पर वो जुड़ता है उसको हम जंक्शन कहेंगे। तो हम आज देखेंगे कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जब भी हम P और N को आपस में जोड़ेंगे उसको, या हम तो कहेंगे उसको PN जंक्शन, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायट। सो इसमें जब हम जंक्शन डायट बनाते हैं तो P सेक्शंस में आपके पास होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, N में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। तो जब हम इनका जंक्शन बनाते हैं तो होल्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी सेक्शन वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे एन सेक्शन की तरफ। इसी तरह से एन सेक्शन में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब पी सेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। तो बच्चों इसमें होता क्या है, जब एन सेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ गए तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ चले गए। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक डोनर आयोनाइज्ड एटम छोड़ता है विच हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर एक लेयर्स बन जाती है इस तरह से। सो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स गोज टू दिस साइड लिविंग बिहाइंड एन आयोनाइज्ड डोनर एटम विच हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ से आपके होल्स उस तरफ चले जाएंगे। तो जब होल्स उस तरफ जाएंगे तो इसमें फिर से एक आयनाइज्ड एटम छोड़ेंगे जो इमोबाइल होगा क्योंकि वो दूसरे एटम्स के साथ लिंक्ड है। तो ऐसा रिजल्ट यहाँ पर आपका एक स्पेस बन जाता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर स्पेस चार्ज क्रिएट हो रहा है। जो पी सेक्शन साइड थे उसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ एंड एन सेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। एंड दिस फॉर्म अ डिप्लीशन लेयर विच इज डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब इसके अंदर आप कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज कैरियर नहीं होगा तो इट इज फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस डिप्लेशन लेयर, जिसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके अक्रॉस एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड करता है जिसको हम VB से डिनोट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। और इस डिप्लेशन लेयर का आपका जो थिकनेस है वो है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ -7 मीटर, बहुत थिन होगा। तो इसके हिसाब से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू ED। तो अगर आपके पास V कांस्टेंट रहना है बैरियर पोटेंशियल, तो अगर आपका D कम है इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। ये हम कैलकुलेट भी करके देख सकता है एंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप्ड हो जाता है जो क्या करता है, इस यहाँ से जो होल्स होंगे वो N के अंदर नहीं जाने देगा और N से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो P के अंदर नहीं जाने देगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है 7 × 10⁵ विच इज़ वेरी हाई। तो जब आपका डिफ्यूजन या ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएगा वहाँ पर आपका बैरियर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा एंड दैट बैरियर पोटेंशियल इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। और इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो जर्मेनियम के लिए आपके पास होगा। फॉर जर्मेनियम बैरियर पोटेंशियल इज VB is approximately 0.3 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन आपके पास जो बैरियर पोटेंशियल है वो आपके पास आएगा 0.7 वोल्ट।
ठीक है, तो दिस इज द बैरियर पोटेंशियल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, सो ये बेसिक हम यूज करके इस पी एन जंक्शन डायट को हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं। तो जब हम सर्किट के अंदर यूज करते हैं तो पी एन जंक्शन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। इसमें जो ट्रायंगुलर पोर्शन है इट डिनोट्स द पी सेक्शन एंड जो लाइन है वो एन सेक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे कि इसके यूजेस कैसे होता है और किस हिसाब से होता है। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या होना ज़रूरी है, इसको हमें बायस करना है। बायस मीन्स वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल वोल्टेज टू दिस डायोड। ठीक है, तो इसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के आते हैं कि अगर हम उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसके अंदर करंट पास होता है, अगर हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। इट मीन्स जब ये डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो it offers low resistance and when it is reverse bias it offers high resistance to the flow of current। अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में हम क्या करते हैं। सो फर्स्ट वी आर डूइंग द फॉरवर्ड बायसिंग फॉर पी एन जंक्शन डायोड। तो इसके लिए ये सर्किट डायग्राम है आपके पास। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं या बैटरी के थ्रू, द पी सेक्शन ऑफ दिस जंक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन सेक्शन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, एंड द सर्किट डायग्राम जो ये पी एन जंक्शन को आपने कंटैक्ट फॉर्म में ऐसे करके आपने यूज किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर होता क्या है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या किया, पोटेंशियल पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी को हमने पी को कनेक्ट किया। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को आपके डिप्लेशन लेयर्स के क्रॉस आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिपेल करेंगे और इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस सेक्शन के अंदर रिपेल करेगा। एज अ रिजल्ट आपका जो डिप्लेशन लेयर था उसके अक्रॉस आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो होंगे। ठीक है, तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएगी एंड holes goes to that side, तो recombination of holes and electrons takes place। तो जैसे आपका holes और electrons का recombination होगा उसी टाइम क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास एक आपका P सेक्शन के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा वहां से एक होल्स निकलेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगी। तो जो होल है वो जल्दी से P सेक्शन के अंदर चला जाएगा, जो रिकम्बिनेशन के वजह से जो होल्स आपका लॉस हुआ था वो यहाँ पर आएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स है दिस गोज टू द एन सेक्शन थ्रू द लीड वायर एंड इट रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके वजह से जो आपका फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होगा, आपका नंबर 1 इज द डिप्लेशन लेयर become thin, that is majority carriers flow across the junction। ठीक है, उसके वजह से there is the flow of current which is called the forward current। ठीक है, और सेकंड क्या होगा इस केस में आपके पास, सेकंड की as the depletion layer becomes thin, it offers low resistance to the flow of
करंट। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ये होता है। एंड जो फॉरवर्ड बायसिंग में आपके पास बैरियर पोटेंशियल है वो है VB, एंड जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो आपका जो नेट वोल्टेज होगा वो होगा VB माइनस V। V इज द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के केस में आपका क्या है कि आपके पास अगेन PN जंक्शन है, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव P सेक्शन ऑफ द जंक्शन एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द N सेक्शन। तो जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, ये जो बाहर से हमने वोल्टेज लगाया ये डिप्लेशन रीजन को और भी थिक करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आपके पास डिप्लेशन लेयर्स में होंगे पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा रिजल्ट आपका ये जो रीजन है वो ज्यादा मोटा होगा। तो ज्यादा मोटा होगा इट मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस दिस जंक्शन। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों के केस में है, आपका N सेक्शन में कई होल्स है एंड P सेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स आपके इसके क्रॉस फ्लो होगा। तो इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग कि आपका जो रिवर्स करंट है वो बहुत कम होगा और आपका डिप्लेशन लेयर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग very small reverse current due to minority carrier flows across the junction। ठीक है, सो वेरी स्मॉल करंट फ्लोस अक्रॉस द जंक्शन एंड सेकेंड क्या होगा, द डिप्लेशन लेयर बिकम मोर थिक। इसका मतलब क्या है कि आपका रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन डाइट इंक्रीजेस। सो बच्चों, हमने अभी देखा कि रिवर्स बायसिंग कैसे होता है और फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होता है और सर्किट के अंदर हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो करंट कैसे होगा, तो वो हम देखते हैं इन केस ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, सो पहले आपके पास है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, इसमें हमने डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग पे रखा है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जब हम रखते हैं तो इसमें जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो वेरिएशन होगा वो आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, सो फॉरवर्ड बायसिंग में आपने यहाँ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाया है। ठीक है, यहाँ पर आपका करंट आ रहा है, उस करंट का वैल्यू आपने मिली एम्पियर में नोट किया हुआ है। ठीक है, सो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। कहाँ तक, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट तक आपका आप फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज लगा रहे हैं, लेकिन आपने करंट में कोई चेंजेस नजर नहीं आया। जैसे यहाँ पर पहुंच गया विच इज कॉल्ड द नी वोल्टेज, नी वोल्टेज पर पहुंच गया तो उसके बाद आप जैसे वोल्टेज वेरी कर रहा है करंट का आपका लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक रीजन क्या है कि जैसे आप किसी डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग पे रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वोल्टेज है वो किसके लिए यूज हो रहा है, टू ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल हुज वैल्यू इज 0.3 वोल्ट for germanium and 0.7 volt for silicon।
ठीक है। अगर हम सिलिकॉन का डायोड यूज करेंगे तो नी वोल्टेज आपका होगा 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट तक आपका कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आएगा इन करंट। इसी तरह से जर्मेनियम के लिए जब तक 0.3 वोल्ट नहीं पहुंचेगा तब तक आपके पास कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सो नी वोल्टेज क्या है? दैट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज, जहां पर आपका फॉरवर्ड जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डायोड आपका यूज होगा इन, अगर आप उसको लिमिटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो पीएन जंक्शन डायोड हो वो ब्रेक होगा, डैमेज होगा। तो इसका वैल्यू है फॉर जर्मेनियम इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस तक हम यूज़ कर सकते हैं, एंड फॉर सिलिकॉन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 130 डिग्री सेल्सियस तक हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब हीटिंग इफेक्ट जब तक इतना ना हो तब तक ब्रेकेज नहीं होता है। सो फॉरवर्ड बायस्ड के लिए ये है, एंड फॉर रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमने यहाँ पर दिखाया है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है? रिवर्स करंट जो हमारे पास माइक्रो एम्पियर में होता है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि जो रिवर्स करंट है उसका वैल्यू बहुत कम होता है। सो इट इज मेजर्ड विद माइक्रो एमीटर, ठीक है। सो इसी तरह से इस तरफ आपने रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विद अ चेंज इन वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज, आपका रिवर्स करंट बहुत कम आ रहा है। कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। तो with a change in reverse biasing voltage, the change in current is very small. तो जैसे यहाँ पर one value of reverse bias voltage, जिसको हम क्या कहते हैं? Zener voltage, यहाँ पे आपके पास क्या होता है? करंट abruptly change होता है, ठीक है। सो करंट एकदम से आपका चेंज होगा। आपका रिवर्स बायस वोल्टेज आप चाहे चेंज करो ना करो, लेकिन आपका करंट क्या है? राइज हो रहा है। सो Zener वोल्टेज क्या है? दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज जहां पर आपका ब्रेकडाउन शुरू होता है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी आपके पी सेक्शन और एन सेक्शन में बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस आपका कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज होता है, उसके वजह से आपका करंट इंक्रीज होगा। सो दिस इज द केस फॉर द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो इन बोथ द characteristics diagram we see that the current does not change linearly, ठीक है। मतलब they does not obey the Ohm's law. Ohm's law क्या था कि voltage is directly proportional to I, ठीक है। लेकिन इस केस में आपके वोल्टेज और करंट लीनियरली नहीं होता है डिपेंडेंट। तो इसमें जब आप रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? डायनामिक रेजिस्टेंस या एसी रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इसमें जो एसी या डायनामिक रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा इट इज डिनोटेड बाय आर डी, एंड इट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ वोल्टेज विद अ स्मॉल चेंज इन करंट, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द बायसिंग, आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं या रिवर्स बायस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका डायनामिक रेजिस्टेंस भी अलग होगा, एंड ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास यूज होगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस फॉर द केस ऑफ डायोड, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अ डायोड। सो डायोड एज अ रेक्टिफायर हम देखते हैं। तो रेक्टिफायर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? एसी को आप डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो डायोड का हम ऐसा रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सबको पता है कि जो एसी होता है कंपोनेंट,
अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो क्या होगा, इट वेरियस पीरियडिकली विथ टाइम, ठीक है ना। सो टाइम के साथ आपके पास इस तरह से वेरिएशन होता है। इट इज सपोज दिस कैन बी अ करंट, दिस कैन बी अ वोल्टेज, ठीक है। सो क्या होगा, टाइम के साथ ये पीरियडिकली वेरी करेगा, मतलब फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल इट इज पॉजिटिव एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल इज अ नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज द एसी वोल्टेज या एसी करंट। जब हम इसको डीसी में कन्वर्ट करना हो तो हम डायोड यूज कर सकते हैं। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट, मींस उसके अंदर या तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा या सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है। सो इसके लिए हम दो तरह की यूजेस है, वन इज द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड इज द फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हाफ साइकिल ऑफ द एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम ये है आपके पास। सो यहाँ पर हमने एसी लगाया है। द बेसिक डिफरेंस फॉर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या करते हैं कि हाफ वेव के लिए हम सिर्फ एक डायोड यूज करते हैं एंड फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर वी यूजेस 2 डायोड, ठीक है ना। सो फर्स्ट हम हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं। तो इसमें सर्किट डायग्राम आपके पास ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए प्रिंसिपल क्या है कि डायोड ऑफर लो रेजिस्टेंस when forward bias and it offer high resistance when reverse biased. So this is the principle for using the half wave rectifier diode as half wave rectifier. तो सेकंड क्या है, इसका सर्किट डायग्राम है। सो सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं। दिस इज द ट्रांसफार्मर, इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें जो प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल्स है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर आपने डायोड यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आपके पास आउटपुट ले रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम इसका वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे होगा, यहाँ पर आपने एसी इनपुट लगाया है। तो फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल आपके पास P का जो सेक्शन है दैट इज एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड जो P2 है दैट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC। बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन आपका सेकेंडरी सेक्शन का जो S है सेकेंडरी कॉइल का, दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। सो ये पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये आपका जो डायोड है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो कंडक्ट करेगा। सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट वी गेट एन आउटपुट अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो यहाँ पर आपके आ रहे हैं। तो फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द AC जब ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, दिस आपका सेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये आपका नेगेटिव आएगा सेकेंडरी कॉइल का। सो दिस विल नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव होगा इनपुट वोल्टेज, आपका जो ये जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस्ड होगा। रिवर्स बायस्ड का मतलब क्या है, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब आपके पास आउटपुट के क्रॉस कोई रेजिस्टेंस के क्रॉस आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। सो एज अ रिजल्ट आपका यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। एंड फॉर द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC आपका फिर से जो पहला वाला प्रोसेस है वो चलता रहेगा एंड इट कंटिन्यूज विथ टाइम। सो
इन द इनपुट साइकिल वी आर यूजिंग AC वोल्टेज या AC करंट, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ ही आ रहा है, आपका नेगेटिव हाफ नहीं है। सो इट मीन्स वी आर यूजिंग द AC फॉर इनपुट एंड वी आर गेटिंग DC आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका डायट एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो कल हम नेक्स्ट सेक्शन में आपका फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे, उसके बाद आपका डायट दूसरे यूजेस है, डायट के एप्लीकेशंस है, वो हम देखेंगे। थैंक यू।